मैं अरविंद बनवाल BBDSS मटियों गाजीपुर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लीग बाय अरविंद सर के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं त्रिभुज से संबंधित टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसे आप ध्यान से समझें। इसमें जो भी कमियां हों उसे आप कमेंट करें तथा इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा हम जानते हैं। तो त्रिभुज जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, यानी वह आकृति, वह बंद आकृति जिसकी तीन भुजाएं हों, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो जाएगी कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। A polygon which has three sides is called triangle। अब त्रिभुज, तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो पहला नंबर भुजा के आधार पर, वर्गीकरण, दूसरा नंबर कोण के आधार पर वर्गीकरण। कोण के आधार पर वर्गीकरण। अब हमारी हेडिंग है भुजा के आधार पर वर्गीकरण। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा नंबर समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा नंबर समबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज को हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। समद्विबाहु को कहते हैं आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और समबाहु को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा। तो विषमबाहु त्रिभुज नाम से जैसा कि स्पष्ट है, विषम जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, असमान होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब दूसरा हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि यानी दो समान, यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब तीसरा हमारा है समबाहु त्रिभुज। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अर्थात तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है।
तो परिभाषा आप फिर से समझते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हमारा सेकंड, कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर। अब हमारा सेकंड टॉपिक है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हमारा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा नंबर समकोण त्रिभुज। तीसरा नंबर अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इनकी परिभाषाएं, तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि न्यून कोण की परिभाषा जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले से कि ऐसे कोण जिनका मान 90 अंश से कम होता है न्यून कोण कहलाते हैं। तो ठीक, अब इस त्रिभुज की परिभाषा के लिए न्यून कोण त्रिभुज में कि वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, समकोण यानी 90 अंश, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश तथा शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण यानी वह कोण जिसका मान 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक हो। तो अब इस परिभाषा के लिए कि अधिक कोण त्रिभुज के लिए कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक तथा शेष दो कोण न्यून कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये थी हमारी त्रिभुज से संबंधित परिभाषाएं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज से संबंधित प्रमेय। तो त्रिभुज से संबंधित प्रमेय में पहला प्रमेय हमारा आता है थेट्स प्रमेय। थेट्स प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसे हमें सिद्ध करना है। अब जैसा कि अभी आपको बताया गया थेट्स प्रमेय के बारे में, वह आपके सामने है कि थेट्स प्रमेय किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं। अब इसका सिद्ध करने के लिए तो एक त्रिभुज हम लेते हैं, मानते हैं कि यह कोई हमारा त्रिभुज है। यह त्रिभुज ABC। अब इसमें किसी भुजा के समांतर, तो हम सपोज कर लेते हैं कि भुजा BC के समांतर रेखा खींची जा रही है। तो यह मान लेते हैं कि यह हमारी हो गई भुजा BC के समांतर रेखा PQ, चाहे DE, जो भी हम मान सकते हैं। अब तो ज्ञात है त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा D खींची
ज्ञात है त्रिभुज ABC में BC समांतर DE, यानी BC और D परस्पर समांतर रेखाएं हैं। हमें सिद्ध करना है जैसा कि प्रमेय के द्वारा कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को, तो BC के समांतर जब रेखा खींची गई है तो शेष दो भुजाएं हमारी बच गई AB और AC। तो कह रहे शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में, यानी यह जो रेखा D है इनको समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD और DB का जो अनुपात होगा वही AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। तो सिद्ध करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमारा सिद्ध करना है। अब उसके बाद रचना, तो रचना के लिए हम इस बिंदु C से या बिंदु B से किसी बिंदु से हम इस पर लंब डालते हैं और पुनः जो है D से E से भी लंब डालते हैं। यह हो जाएगा हमारा और B और CD को हम मिला देते हैं। ये इससे लंब डालते हैं, तो लंब डाल देंगे, ये हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं बिंदु या। अब रचना हो गई कि CF परपेंडिकुलर AB खींचा तथा B व CD को मिलाया। अब उसके बाद उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो एक ही आधार BC और दो समांतर रेखाएं BC और DE के बीच दो त्रिभुज BEC और BDC स्थित हैं। तो जब BEC और BDC स्थित हैं तो इनके क्षेत्रफल परस्पर समान होंगे। तो लिखेंगे क्योंकि एक ही आधार BC तथा दो समांतर रेखाओं BC व DE के बीच दो त्रिभुज, ये है और दूसरा ये, तो BDC तथा त्रिभुज BEC है। अतः एरिया ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BEC। अब चूंकि एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार या 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। तो
इक्वल टू ए हाफ गुणे बी डी गुणे एफ। तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EF अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EF। अतः हम कह सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू AD अपॉन BD। अब जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि एरिया ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BEC। अतः अब इधर से अगर हम लें कि इसी प्रकार इस AC पर अगर लें तो इसके लिए लंब हमारा है DM। इसी प्रकार एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BEC इक्वल टू AD अपॉन EC। जैसा कि जानते हैं कि BDC एरिया ट्रायंगल BDC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BEC, यह दोनों समान है क्योंकि एरिया ट्रायंगल BDC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BEC। अतः लेफ्ट हैंड साइड दोनों समान हो जाएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड समान हो गए तो राइट हैंड साइड भी समान होंगे। अतः तुलना करने पर AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। यह हो जाएगा AE अपॉन EC और यही हमारा सिद्ध करना है। अब थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय 2 हमारा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। यह प्रमेय हमारी थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय के नाम से भी जानी जाती है। तो कोई त्रिभुज हम लेते हैं, मान लेते हैं कि यह कोई त्रिभुज हमारा है ABC। इसमें कोई एक रेखा ऐसी है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लेते हैं कि यह हमारी कोई रेखा है DE। यह कोई रेखा हमारी DE है जो AB और AC को समान अनुपात अर्थात AD संबंध DB इक्वल टू AE संबंध EC में विभाजित करती है। तो सिद्ध करना है कि यह DE जो है BC के समांतर होगी। तो ज्ञात है त्रिभुज ABC में रेखा DE इस प्रकार खींची गई है कि इस प्रकार खींची गई है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। सिद्ध करना है BC समांतर DE, यह हमें सिद्ध करना है। अब उसके लिए मान लेते हैं कि यदि रेखा DE BC के समांतर नहीं है तो बिंदु E से या बिंदु D से हम BC के समांतर रेखा खींचेंगे। तो रचना
रेखा BC के समांतर, रेखा BC के समांतर रेखा DF खींचा, DF खींचा। उत्पत्ति, चूंकि जैसा कि हम पढ़ चुके अभी थेल्स प्रमेय की सहायता से कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो रचना के द्वारा हमें यह ज्ञात है कि यह रेखा DF BC के समांतर है। तो जब यह रेखा DF BC के समांतर है तो इसका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो क्योंकि त्रिभुज ABC में DF समांतर BC, अतः AD अपान DB इज इक्वल टू AF अपान FC। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। परंतु हमें पहले से मालूम है, परंतु AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, यह हमें पहले से मालूम है। मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो AD अपान DB इज इक्वल टू AF अपान FC, यह हमें रचना से प्राप्त हो रहा है और हमें प्रश्न से ज्ञात है, प्रमेय से ज्ञात है AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड के मान समान हैं तो राइट हैंड साइड के भी मान समान होने चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर, तो जब समीकरण 1 व 2 की हम तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है AF अपान FC इज इक्वल टू AE अपान EC। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो AF अपान FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपान EC प्लस 1। तो यह हो जाएगा मान हमारा, लसा ले लेंगे तो AF प्लस FC अपान FC इज इक्वल टू AE प्लस EC अपान EC। AF प्लस FC, AF प्लस FC यानी हो गया AC। AE प्लस EC यानी यह भी हो जाएगा AC। तो यह हो गया मान हमारा AC अपान FC इज इक्वल टू AC अपान EC। अब उसके बाद तो चूंकि AC अपान FC इज इक्वल टू AC अपान EC, AC अपान FC इज इक्वल टू AC अपान EC, तो दोनों के अंश समान हैं। जब दोनों के अंश समान हैं और मान बराबर हैं तो निश्चित है कि इनके हर भी परस्पर समान होंगे। तो तुलना करने पर FC इज इक्वल टू EC, FC इज इक्वल टू EC। क्योंकि चित्र के द्वारा हम निरीक्षण करते हैं तो यह पाते हैं कि यह हमारा है FC और यह हमारा है EC, जो कि कभी समान नहीं हो सकता, अर्थात यह असंभव है। तो जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, चूंकि तर्क के द्वारा हमारा प्राप्त हो रहा है कि यह बराबर है, लेकिन चित्र के अनुसार है कि असंभव है। तो निश्चित है कि जब तर्क के द्वारा हमारा बराबर प्राप्त हो रहा है तो इसे हम बराबर कैसे कह सकते हैं, किस प्रकार बराबर हो सकता है, यानी यह असंभव जो है किस प्रकार संभव हो सकता है। तो उसके लिए यदि बिंदु F बिंदु E पर हो, यदि बिंदु F बिंदु E पर हो तो FC और EC ये दोनों परस्पर बराबर होंगे। तो लिखेंगे कि यह तभी संभव है जब बिंदु F तथा E परस्पर संपाती हो, अर्थात एक ही बिंदु। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जबकि
बिंदु ई तथा एफ संपाती हो, अर्थात एक ही बिंदु हो, अब जब एक ही बिंदु हो गए तो हम कह सकते हैं कि DE और DF एक ही रेखा होगी, अर्थात क्योंकि DF जो है इस BC के समांतर हम खींचे ही है पहले से, तो हमारी DE भी जो है BC के समांतर हो जाएगी, अतः DE समांतर BC, और यही हमें सिद्ध करना है इसको। इस प्रकार इस वीडियो को समझने में आपको जो भी कमियां महसूस हुई हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, तथा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। यदि अब तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।